नमस्कार, आर्या न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुख करते हैं खबरों का। विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक महाराष्ट्र के मुंबई में चल रही है। इस बैठक में देश भर के 28 दल हिस्सा ले रहे हैं। इसमें शामिल होने के लिए देश भर के तमाम नेता मुंबई पहुंचे। हालांकि टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी 30 तारीख को मुंबई पहुंची थी। शाम को ममता बनर्जी जब इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची तो उनका आधिकारिक स्वागत किया गया। होटल के मुख्य द्वार पर सभी अतिथियों का तिलक लगाकर मराठी तरीके से स्वागत किया जा रहा था। इसी दौरान जब महिला ममता बनर्जी को तिलक लगाने के लिए आगे बढ़ी तब उन्होंने तिलक लगवाने से इनकार कर दिया। अब इस दौरान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जबकि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तिलक लगवाने से इनकार क्यों किया, इसकी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। वहीं मुरादाबाद में थाना मझोला क्षेत्र के कांसीराम नगर सोनपुर में पड़ोस में रहने वाली महिला के उत्पीड़न से तंग आकर पेंटर अविनाश ने जहर खाकर जान दे दी। मरने से पहले वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया। वायरल वीडियो के बाद मृतक की पत्नी ने पड़ोस की महिला पर पति को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सबके पर हावी हो। सर, मेरा नाम अविनाश सिंह है। मैं काशीराम कॉलोनी में रहता हूँ। मेरे घर के सामने एक लेडीज़ रहती है जिसका नाम है सुम। वो हर वक्त ये कहती है सबको, पूरी बिल्डिंग में सबको धौंस देती है कि मेरी सारा पुलिस थाना मेरी जेब में, नेता सब मेरी जेब में। और सर सबके पर हावी होती है। सर हमारे पर बहुत हावी है। हाँ प्लीज़ सर, आप हमारी मदद कीजिए। सर पिछले साल इसने मेरे को झूठे आरोप में बंद कराया था। सर मैं 15 दिन से अपने घर से बाहर हूँ। सर आप मेरी मदद कीजिए प्लीज़। सर अगर आप ही हमारा इंसाफ नहीं करेगा तो कौन करेगा सर, प्लीज़ सर। वहीं आज़ादी के बाद से अब तक भैसनदेही जिला पंचायत के गांव साकली विकास की धारा को सौ दूर है। भैसनदेही तहसील के कई गांव भी विकास की कड़ी से रूबरू नहीं हुए हैं। इस गांव में आने जाने के लिए सड़क तक नहीं बनी है। बारिश में उबड़ खाबड़ और पथरीले कच्चे मार्ग से ग्रामीण आना जाना करते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी गर्भवती महिलाओं, मरीजों और स्कूली बच्चों को उठानी पड़ती है। उबड़ खाबड़ मार्ग होने की वजह से एम्बुलेंस भी गाँव तक नहीं पहुँच पाती। बरसात के मौसम में लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण मरीजों और गर्भवती महिलाओं को जैसे तैसे मुख्य सड़क तक पहुंचाते हैं। ये हाल भैसनदेही जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत पिपलना कला के अंतर्गत आने वाले वन ग्राम साकली का बताया जा रहा है। वन ग्राम साकली से अधन बावड़ी जाने वाले 5 किलोमीटर का रास्ता खस्ता हाल है। मार्ग पथरीला होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खुमई लगभग कितने किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से? खुमई 15-16 किलोमीटर। 15-16 किलोमीटर का रास्ता है। परंतु ये रास्ता तो बहुत यानी कच्चा है और यहाँ पे चलना बहुत दुर्धर है। तो आप लोग ऐसे में कैसे चल पाते हो? बहुत मुश्किल हो जाता, पूरा पानी बहता है, बारिश के दिन में घाटे हो जाते हैं। और फिर यहाँ से मोटरसाइकिल वगैरह चल पाती है बराबर? नहीं चल पाता, बारिश में तो चलता ही नहीं। फिर क्या आप लोग पैदल जाते हो? सूखा रहा तो जाते ही, नहीं तो जाना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। आप लोगों को समस्या आ रही है जी। आप चाहते हो कि इस मार्ग का निर्माण हो? जी बनना चाहिए मार्ग में। आप लोगों को यहाँ से इलाज पाने के लिए या अगर कोई कभी डिलीवरी वाला पेशेंट रहा तो आप लोग उन्हें कहाँ लेकर के जाते हो? परतवाड़ा यहाँ से लगभग कितने किलोमीटर दूर होगा? 40 किलोमीटर दूर है। तो आप ये कच्चे मार्ग से उनको लेकर के जाते हो तो क्या समस्या आती है आपको? दिक्कत तो बहुत है। बहुत दिक्कत है, कच्चा रास्ता है पूरा। तो फिर यहाँ से गाड़ी वगैरह से चल नहीं पाती है तो फिर कैसे जाते हो आप लोग? यही फिर अपनी साधन बाइक ने तो फिर भाड़े की कभी लेना पड़ता, तो यानी मुश्किलों से होकर के यहाँ से निकलना पड़ता है। मुश्किलों से जाना पड़ता टोटल यानी जो 5 किलोमीटर का रास्ता है इसको पार करके। हाँ समस्या होती है आपको? हाँ समस्या बहुत है ना। आप चाहते हो कि इस रोड का निर्माण होना चाहिए? कच्चा है पूरा। यहाँ पे रोड का निर्माण आज तक नहीं हो पाया क्या? हुआ भी लेकिन करे नहीं। यानी काम ही चालू नहीं हुआ है? नहीं, आज तक नहीं हुआ। यानी लगभग फिर भी कितने वर्ष हो गए होंगे आप ये मार्ग कच्चा देख रहे हैं? अपने तो पैदाइश ही देख रहे भाई। अच्छा, आप यानी बचपन से ही देख रहे हो ये मार्ग कच्चा है? हाँ। क्या समस्या होती है आपको आने जाने में? समस्या खेती में आने जाने में बहुत तकलीफ होती है।
अच्छा, आपको आने जाने में तकलीफ होती है। हाँ। और बरसात के समय में यहाँ से फिर बहुत चल पाते कीचड़ हो? रहती नहीं। यानी यहाँ से मोटरसाइकिल भी निकल नहीं पाती? नहीं। काफी समस्या होती है। हाँ। आप चाहते हो इस रोड का निर्माण होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ। वहीं नागदा में खाचरौद विधानसभा के आप कार्यकर्ता ने जिला अध्यक्ष स्वामी के नेतृत्व में मंदिर में शिव चालीसा का पाठ किया। भगवान से ये प्रार्थना की कि अहंकारी गवर्नर को सद्बुद्धि प्रदान करे। आम आदमी पार्टी ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हनुमान चालीसा का भी पाठ किया और दिल्ली के उपराज्यपाल को सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना। और आप कार्यकर्ताओं का कहना है कि दिल्ली के गवर्नर जी ने सौंदर्यकरण के नाम पर सनातन धर्म को अपमानित किया है। बाबा महाकाल ऐसे गवर्नर को सद्बुद्धि दे। पूरे तीनों लोक के देव हैं और सनातन धर्म में और हमारे शास्त्र में सबसे बड़ा अगर देवता माना गया है तो भगवान शिव जी को। हम शिवलिंग की पूजा अर्चना मंदिर में प्रतिष्ठित करके उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। आज बड़ा दुख का विषय है जो लोग इस देश में धर्म के ठेकेदार होने का दम भरते हैं, अपने आप को तथाकथित हिंदुओं का ठेकेदार बताते हैं। उन्हीं के एक नुमाइंदे राज्यपाल, दिल्ली के राज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना साहब, जिनके आदेशानुसार और जिनकी देखरेख में एनडीएमसी का काम चल रहा है। उन्होंने शिवलिंग को रोड के किनारे स्थापित कर दिया और उस शिवलिंग से पानी की जल की अश्रुधारा, जल की धाराएं बह रही है। वो शिवलिंग करोड़ों सनातन धर्मियों के आस्था का प्रतीक है और हम लोग विधि विधान से मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। 1 सितंबर को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद ने शुक्रवार परेड की सलामी ली। परेड का संचालन क्षेत्राधिकारी सदर हीरालाल कनौजिया द्वारा किया गया। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिसकर्मियों को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए परेड ग्राउंड में दौड़ लगवाई। साथ ही टोलीवार पुलिसकर्मियों का टर्न आउट चेक करते हुए संपूर्ण ड्रिल की कार्रवाई भी करवाई गई। वहीं थाना हापुड़ नगर पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। वाहन चोरों के पास से पुलिस ने 5 मोटरसाइकिल, 1 ई रिक्शा और असलहा बरामद किया है। पकड़े गए चोर मोटरसाइकिल चोरी करने के बाद उसका पार्ट निकालकर बेचते थे। हापुड़ नगर पुलिस ने एक वाहन चोरों के शातिर गैंग को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पिछले काफ़ी समय से हापुड़ नगर की एसओजी टीम इसके पीछे लगी हुई थी। ये लोग लगातार शहर में स्कूटी और मोटरसाइकिलें चोरी कर रहे थे। इनके कब्जे से 5 मोटरसाइकिलों के चेसिस, 5 मोटरसाइकिलें, 1 ई रिक्शा तथा 1 चोरी की गई स्कूटी की नंबर प्लेट बरामद की गई है। इनका कोई आपराधिक इतिहास, उससे पहले कितनी वाहन चुरा चुके हैं? इनमें से एक अभियुक्त का अभी आपराधिक इतिहास मिला है, मेरठ में सदर बाजार थाने से गया है। ये विशेष रूप से इनके गाड़ियों के चेसिस नंबर और इंजन नंबर बदलने का काम करता है। इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये मुख्य रूप से इनको चोरी करने के बाद में उसको काट के और डब्बे में पैक करके इसके बाद जो इसको सप्लाई कर देते। वहीं आर्या न्यूज की खबर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि लूट की घटना करने वाले को गिरफ्तार किया गया है। आर्या न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। आपको बता दें कि लूट की घटना करने वाले को गिरफ्तार किया गया है। नेशनल हाईवे पर लूट की घटना को लुटेरों ने अंजाम दिया था। आरोपियों के कब्जे से लूटे हुए माल बरामद किए गए हैं। आरोपी के पास से अवैध तमंचा और कार भी बरामद हुई है। अज्ञात लोगों ने युवक के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। पीड़ित युवक की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। वहीं इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौधा कोतवाली इलाके के मखराओं की घटना बताई जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह केवल संविधान में संशोधन से संभव नहीं है। इसके लिए राज्यों की स्वीकृति देनी होगी। जो बीजेपी शासित राज्य हैं जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, वहां उन्हें बस एक प्रस्ताव पारित करना है और विधानसभा भंग हो जाएगी।
राष्ट्रीय संविधान में संशोधन की आवश्यकता है, राज्यों की जो स्वीकृति है, ये हमारे संविधान में इसका जो संशोधन करना है, ये केवल लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं है। ये केवल संविधान में संशोधन राज्यसभा और लोकसभा में हो जाए इससे संभव नहीं, राज्यों को भी स्वीकृति देनी पड़ेगी। और जो राज्य बीजेपी के हैं वो वहाँ अपनी विधानसभा बन सकते हैं, जैसे कि हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये अंग्रेजी सरकार तो एक लाइन का वो कैबिनेट में प्रस्ताव पास करना है कि विधानसभा बंद हो जाए। आप ये तय करेंगे कि लोकसभा ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन पर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये एक चुनाव आगे करने के लिए साजिश है। ये लोग चुनाव नहीं कराना चाहते, ये लोग इंडिया से डर गए हैं, इनके मन में डर है, इसलिए नया फंडा लेकर आते हैं। वन नेशन एंड वो क्या होता है भाई, ये देश एक ही है ना, थोड़े अलग अलग देश है। ये देश में कोई अलग अलग अगर बात करता होगा, वैसे तो एक विधान एक संविधान की बात भी हम करते हैं। तो वन नेशन तो वन है, क्या किसी के मन में शंका है? इलेक्शन भी एक होता है, वो संविधान ने हमको अधिकार दिया है। लोकसभा, विधानसभा, वन नेशन और वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन लीजिए। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट वन नेशन वन इलेक्शन, वी वांट फेयर इलेक्शन, जो आज देश में नहीं हो रहा है। और ये फेयर इलेक्शन जो हम मांग रहे हैं, ये टालने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये फंडा लेकर आए ये लोग। और ये मुझे लगता है एक षड्यंत्र है चुनाव आगे ढकलने के लिए। ये लोग चुनाव ही नहीं लेना चाहते। रामनाथ कोविंद जी के अंडर, रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति थे तो उनके तरफ ध्यान किसी ने दिया नहीं है सरकार ने। अब बेचारे रिटायर हो गए तो उनके ऊपर जिम्मेदारी दी है। ठीक है, देख लेंगे। सर, गठबंधन से डरे हुए इसलिए आपको लग रहा है? इंडिया से डरे हुए लोग, ये लोग बौखला गए हैं, डर है उनके मन में, डर है, इसलिए दर दिन एक नया फंडा लेकर आते हैं। कल यहाँ हमारी मीटिंग चल रही है, तो मीटिंग के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये सब लेकर आते हैं। सर, आप देखिए, अब ये लोगों ने पार्लियामेंट सेशन, स्पेशल सेशन बुलाया है, क्या जरूरत है? जब सेशन चलता है तो प्रधानमंत्री आते नहीं, जब सेशन चलता है तो सरकार की तरफ से सेशन चलने नहीं देते। अब ये कौन सा अमृतकाल आया है नया सेशन, वो भी हमारे गणपति के सीजन में। महाराष्ट्र के साथ बहुत से राज्यों में हम गणपति का उत्सव त्योहार मनाते। वहीं संसद के विशेष सत्र और सत्र के एजेंडे की अटकलों पर सपा सांसद रामगोपाल यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि संसदीय व्यवस्था की सारी मान्यताओं को ये सरकार तोड़ रही है। अगर विशेष सत्र बुलाना था तो सरकार को सभी विपक्षी पार्टियों से कम अनौपचारिक तौर पर बात करनी चाहिए थी। अब किसी को नहीं पता कि एजेंडा क्या है और सत्र क्यों बुला लिया गया है। मर्यादा देखिए, संसदीय शासन प्रणाली की और संसदीय जो व्यवस्था होती है उसकी सारी मान्यताओं और परंपराओं को ये गवर्नमेंट तोड़ रही है, अनदेखी कर रही है। स्पेशल सेशन अगर बुलाना था तो ये मर्यादा के अंदर होता केंद्र सरकार के कि वो विपक्ष की सारी पॉलिटिकल पार्टी से एक इनफॉर्मल सही लेकिन बातचीत कर लेना चाहिए था। अब किसी को कुछ पता नहीं क्या है और सेशन बुला लिया गया है। सांसद हैं, नेता हैं, विपक्ष के हैं और उन सबको पता ही नहीं है कि क्या है और किस लिए बुलाया गया सेशन। वरना जब सेशन बुलाया जाता तो बाकायदा उसकी क्या कार्य सूची है, किस किस दिन से बैठेंगे, उसमें क्या डिस्कशन होगा, कौन से बिल हैं, क्या चीज है, कौन से प्रस्ताव हैं, क्या रिजोल्यूशन है, कुछ भी किसी को नहीं मालूम। जैसे बिल्कुल गांव का प्रधान कोई अपनी मीटिंग बुला ले, जब जो चाहे सो लिख ले, वही स्थिति है इस गवर्नमेंट की।
वहीं एक राष्ट्र एक चुनाव पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अभी तो समिति बनी है, इतना घबराने की क्या बात है। समिति की रिपोर्ट आएगी, फिर पब्लिक डोमेन में चर्चा होगी, संसद में चर्चा होगी। घबराने की बात क्या है, बस समिति बनाई गई है, इसका अर्थ ये नहीं कि ये कल से ही हो जाएगा। भारत देश का प्रजाप्रभुत्व, अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। अभी तो कमेटी रचाया गया है, कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा, कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है। हम देश दुनिया के बहुत बड़ा प्रजाप्रभुत्व, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, और इसके साथ ही साथ हम बहुत पुराना डेमोक्रेसी है। इंडिया इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत बार ऐसे, ये तो एवोल्यूशन है ये डेमोक्रेसी। जहां मैं कर्नाटक से आता हूं, कर्नाटक से 12th सेंचुरी में डेमोक्रेसी था। ऐसे भारत के कई प्रदेशों में डेमोक्रेसी 12th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 8th सेंचुरी से डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, ऐसे तो हमने थोड़ी कहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने एलपीजी के दामों में हुई कटौती पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है कि लोगों का जीवन सरल रहे, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं को सही दाम, किसानों को सही दाम मिले, गरीब लोगों को आजीविका के लिए संसाधन और अवसर मिले। हमारी सरकार के द्वारा भी रक्षाबंधन के दिन हमारे देश के सभी बहनों को मोदी जी ने गैस सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की कमी करके ये सौगात दी है, ताकि हमारे गरीब परिवार को सस्ते दाम में सिलेंडर उपलब्ध रहे। मोदी सरकार की ये प्राथमिकता रही है कि लोगों का जीवन धोरण सरल रहे, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, किसान को सही दाम मिले और गरीब लोगों को आजीविका के लिए संसाधन मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। हमारी सरकार के द्वारा अभी रक्षाबंधन के दिन पर सभी हमारी देश के बहनों को मोदी जी ने सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये की कमी करके ये सौगात दी है, ताकि हमारे गरीब परिवार में सस्ते दाम में गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर हमला किया है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनकी शुरुआत कांग्रेस के शासनकाल में ही हुई थी। किसी सरकार ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के तहत भारत की लगभग 45,000 वर्ग किलोमीटर जमीन खो दी थी। भारतीय जनता अब इसका जवाब जानना चाहती है। कि प्रधानमंत्री जी अपना नाम साफ करें और जेपीसी की अनुमति दें, जिससे जांच हो। देखिए, विपक्ष आज पूर्ण रूप से जो भावना देश की जनता ने और जो विश्वास देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी में व्यक्त किया है, विपक्ष पूर्ण रूप से विवश हो चुका है। और इसलिए जो विचारधारा, जो सोच, वो देशभक्ति की विचारधारा, देश को बनाने की विचारधारा नहीं, लेकिन एक संकीर्ण विचारधारा, विघटनकारी विचारधारा आज स्पष्ट हो रही है। कई मुद्दे ऐसे हैं जिनकी जड़ में आप जाओ तो उनकी शुरुआत कांग्रेस के शासनकाल के समय से ही हुई है। मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कि एक एक नेता चीन के नक्शे की बात कर रहा है। 45,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन।
वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के न्यायपालिका के खिलाफ कथित बयान पर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने अशोक गहलोत पर पलटवार करते हुए कहा कि वे संविधान की शपथ लेते हैं और फिर उसके खिलाफ बोलते हैं। अगर लोकसभा या विधानसभा में न्यायपालिका से संबंधित कोई मुद्दा है तो आप कुछ कह सकते हैं, अन्यथा न्यायपालिका पर आरोप लगाना संविधान का अपमान है। मुझे लगता है कि इस पर एक जनहित याचिका दर्ज की गई है। ये संवैधानिक पदों पे बैठे हुए आदमियों को संविधान का ध्यान रखना चाहिए और संविधान की शपथ लेते हैं ये और फिर संविधान के खिलाफ ही बोलते हैं। हाँ, अगर लोकसभा में और विधानसभा में कोई विषय न्यायपालिका की समीक्षा का आया है तो आप कुछ बोल सकते हैं, अदरवाइज जुडिशरी पे ये आरोप लगाना संविधान का अपमान है। तो क्या ये संविधान की संस्थाओं को गिराने का काम जो कांग्रेस शुरू से करती आ रही है उसी की श्रृंखला में अशोक गहलोत जी बोले। तो सर क्या इनको सलाह देंगे आप? वो चल हो गया ना शायद, मेरे ख्याल कार्रवाई पीआई होगी, अपना आप करेंगे, जुडिशरी का काम है।